नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। ई लेक्चर की इस सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है वो है मैरिज इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि में विवाह, जिसको कि निकाह के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन क्लॉज देख चुके हैं कि अलग अलग विधि शास्त्रियों ने निकाह को किस तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। हम मुस्लिम मैरिज के ऑब्जेक्ट देख चुके हैं कि ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जो कि मैरिज के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज की प्रकृति। जब हम मुस्लिम मैरिज की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ विधि शास्त्रियों का ये कहना है कि जो मुस्लिम मैरिज की जो प्रकृति है वो प्योरली ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट के जैसी है। और उन्होंने कहा कि इसमें जो भी इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मुस्लिम मैरिज की प्रकृति को कॉन्ट्रैक्ट के एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट के इक्विवेलेंट रखते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रपोज़ल की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम लोगों ने देखा है कि जो सेक्शन 2A है उसमें प्रपोज़ल को डिफ़ाइन किया गया है कि जब भी कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति लेने के लिए जब अपनी तरफ से कोई भी बात रखता है तो उसको हम लोग प्रस्तावना या प्रपोज़ल कहते हैं। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम विवाह में भी सामने वाले पक्षकार की सहमति लेने के लिए जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रपोज़ल रखता है जिसे कि इजाब कहा जाता है, ये प्रपोज़ल इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। और नेक्स्ट इसमें जैसे सेक्शन जो 2B है वो आपके एक्सेप्टेंस की बात करता है कि किस तरीके से प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भी मुस्लिम मैरिज में भी जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो माना जाता है कि जो विवाह का बंधन है वो कंप्लीट होता है, जिसको कि कबूल बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोज़ल या प्रस्तावना है वो मुस्लिम लॉ के इजाब के इक्विवेलेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सेप्टेंस है वो कबूल के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन की। ठीक है, जिस तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सेक्शन 2D है वो कंसिडरेशन प्रतिफल की बात करता है, तो जो मुस्लिम मैरिज है उसमें जो मेहर का अमाउंट है उसको कंसिडरेशन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से बिना प्रतिफल के बिना कंसिडरेशन के कोई भी जो दो पक्षकारों के बीच में संविदा हुई है उसको पूर्ण नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि वो अवॉइड की कैटेगरी में है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से जो मेहर है, जब तक किसी भी निकाह में मेहर का जिक्र नहीं होता है उसका अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट हो, वो किसी भी प्रॉपर्टी या धनराशि के फॉर्म में हो सकती है। तो वो मेहर का होना ज़रूरी है। अगर आपने मेहर का उस टाइम जिक्र नहीं किया है तो ये माना जाता है कि वो ना बोलते हुए भी वो उस चीज़ में, उस निकाह में जो मेहर है वो शामिल है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विवाह में संविदा जैसा ही प्रस्ताव एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष पर स्वीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा शादी कभी भी स्वतंत्र सहमति के बिना नहीं हो सकती है और ऐसी सहमति प्रपीड़न, कपट, असम्यक प्रभाव द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग ने जैसे सेक्शन 10 में पढ़ते हैं कि व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, भी ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट का जो प्रावधान किया गया है, और जो फ्री कंसेंट है उसको सेक्शन 13 और 14 में डिफ़ाइन किया गया है। सेक्शन 13 कंसेंट की बात करता है और सेक्शन 14 फ्री कंसेंट की बात करता है कि कोई भी ऐसी जो स्वीकृति है जो आपके किसके कोरिजन प्रपीड़न के बिना होनी चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस असम्यक असर के बिना होनी चाहिए,
फ्रॉड, कपट के बिना होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन के बिना होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी भूल नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें निकाह के लिए भी आवश्यक है कि अगर एक जो निकाह की जो पार्टीज़ हैं उनमें से अगर कोई भी एक पक्षकार है, अगर उसकी कंसेंट किसी भी तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती, उसको बहला फुसला कर या गलती की वजह से या कपट से किसी भी तरीके से की गई है, तो वो जो निकाह है वो मान्य निकाह की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग देखते हैं ना कि आपका जो अगर इस तरीके का कोई भी एलिमेंट उसमें है तो वो पार्टी के उसको अवॉइडेबल की कैटेगरी में रखा है कि अगर आप चाहें तो उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। जो पीड़ित पक्षकार है उसका ऑप्शन रहता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी जो जिस पक्षकार की सहमति शादी के लिए, निकाह के लिए इन किसी भी एलिमेंट के थ्रू ली गई है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जो निकाह है उसको कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट आता है कंसेंट बाय गार्डियन, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। जिस तरीके से कोई संविदा अवयस्क की तरफ से माइनर की तरफ से की जाती है, तो उसका अभिभावक जो होता है, उसका जो गार्जियन होता है, वो उस अवयस्क माइनर के बिहाफ पे को किसी भी एग्रीमेंट को कर सकता है। और जब वयस्क होने पर, मेजर होने पर, जो माइनर है जिसके बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट किया गया है, वो उसको निरस्त कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जो मुस्लिम मैरिज है उसमें भी जो अवयस्क जिसकी शादी उसके किसी गार्डियन ने करवाई है, वो भी वयस्क होने के बाद अपनी शादी को निरस्त कर सकता है। ठीक है। जिसको कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि आपका जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है। मुस्लिम विवाह में जो शादी की एज है वो कितनी होनी चाहिए, ये हम लोग जब असेंशियल एलिमेंट फॉर मुस्लिम मैरिज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जस्ट एज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय ए गार्डियन ऑन अटेंडिंग मेजॉरिटी, सो कैन ए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इन मुस्लिम लॉ बी सेट असाइड बाय ए माइनर ऑन अटेंडिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट इसमें आता है ऑब्जेक्ट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू होली कुरान। ठीक है। द पार्टीज टू ए मुस्लिम मैरिज में एंटर इनटू एनी ante-nuptial or post-nuptial agreement which is enforceable by law, provided it is reasonable and not opposed to the public policy of Islam. Same is the case with a contract. ठीक है। जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम लोग देखते हैं कि जो सेक्शन 23 है, जो सेक्शन 23 है, वो बात करता है कि किस तरीके का कंसिडरेशन, प्रतिफल या जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनको मान्य माना गया है या नहीं माना गया। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो कंसिडरेशन है, वो लॉफुल होना चाहिए। ठीक है। और अगर वो लॉफुल नहीं है तो जो किया गया एग्रीमेंट है, ठीक है, वो वॉइड की कैटेगरी में आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से जो मुस्लिम विवाह है, जो निकाह होता है, उसमें भी जो ऑब्जेक्ट है वो जो कुरान शरीफ में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप ऐसे किसी भी मकसद के लिए निकाह नहीं कर सकते जिसका कुरान में मना किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी लड़की से शादी करी और आपने शादी इसलिए की कि बाद में आप उस लड़की को बेच दोगे, ठीक है, या फिर उसकी शादी किसी और से करवा दोगे। ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए कुरान में साफ मना किया गया है। डिटेल में हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट देखे थे, मैरिज के जो ऑब्जेक्ट हैं, उनमें ये बात साफ साफ की गई है कि आपका जो शादी की जाती है वो क्या है कि एक गृहस्थ जीवन के लिए की जाती है। और गृहस्थ जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आप अपनी वाइफ का पालन पोषण करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी अनलॉफुल काम के लिए
या फिर ऐसी किसी भी काम के लिए जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में होता है, उसके लिए आपने शादी कर ली, ठीक है। तो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जो निकाह है उसका ऑब्जेक्ट भी होली कुरान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रीच ऑफ मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जो पार्टीज़ हैं, जो पक्षकार हैं, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मुस्लिम मैरिज में भी जो निकाह होता है उसमें भी ब्रीच ऑफ मैरिज का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा सकता है उसी तरीके से निकाह भी ख़त्म किया जा सकता है। जब हम लोग डिज़ोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा किसी भी मुस्लिम मैरिज को डिज़ोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह इसको भी डिज़ोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो मेहर है, मेहर किस वाइफ को मिलने वाला, शादी के एवज में वाइफ को मिलने वाला एक सम्मान होता है, ठीक है। वो रुपए पैसे की फॉर्म में हो सकता है, वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो सकता है, या दोनों का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा कि जो मेहर है उसे हमने कंसिडरेशन प्रतिफल के इक्विवेलेंट रखा है। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे भी अगर कोई एक पक्षकार, ठीक है, दूसरे पक्षकार को कॉन्ट्रैक्ट में दिए गई जो भी धनराशि या कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया कोई भी प्रॉमिस है, ठीक है, उसको अगर पूरा नहीं करता है या उसका भुगतान नहीं करता है तो वहाँ पे पक्षकार कोर्ट में जाकर उस चीज़ को लागू करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब वो उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से निकाह में भी जो पत्नी है वो अपने मेहर के अमाउंट के लिए कोर्ट में जाकर क्लेम कर सकती है कि मुझे मेरे मेहर का अमाउंट दिलाया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है उसको सिविल कॉन्ट्रैक्ट के इक्विवेलेंट रखा गया है। नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 केसेस हैं जिनको पढ़ेंगे जो ये बताते हैं कि सिर्फ इसका जो प्रकृति है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट के समान ही नहीं है, जबकि कुछ विधि शास्त्रियों ने इसको सैक्रामेंटल भी माना है, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। Okay, thank you so much.